देखो ध्यान से सुनो, इधर देखो 2 क्लास जा चुकी, तीसरी क्लास। हेलो, इधर नदी तंत्र हुआ, झील हुआ, ग्लेशियर हुआ, कुंड हुआ, जलप्रपात हुआ। ठीक, हो सकता है इसकी 2 क्लास भी हो सके, कोशिश करूंगा आज ही नहीं बढ़ जा। समझ में आई बात यार? लेकिन उन्हीं फैक्ट को टच करूंगा मैं, पता कौन से वाले फैक्ट जो पेपर के लिए इंपोर्टेंट हो गए। सारा कभी नहीं आने वाला, इस बात को दिमाग में धारण कर लो। इस पेपर में जो भी पेपर देने जाओगे, सारा कभी कुछ नहीं आने वाला, समझ गए? और जितना ही डेप्थ में जाकर पढ़ोगे ना जाकर, इतना ही बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि जो बेसिक फैक्ट में भूल जाओगे। ठीक, मैंने कई बार बोल दिया, एक इंसान की रटने की कैपेसिटी हो, उसके बाद उसका लेवल खत्म हो जा। कोई भी नहीं रट सकता। अगर वो रटेगा तो उसका दूसरे सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ने वाला, उसका नाम है जीएस, वो उसे भी खोदेगा, जिसकी वजह से उसका पेपर खराब हो सकता। समझ गए? चाहे तुम परीक्षा वाणी पढ़ लो, चाहे फिर वो नेगी वाली पढ़ लो, चाहे वो पेगी वाली पढ़ लो, जोन सी पढ़नी पढ़ लो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाने वाली। याद रहेगी बात या जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें? दूसरा, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, और जो जितना लोग ये कमेंट कर रहा है ना वीडियो में, जो नीचे जाए कमेंट कर। अच्छा एक बात और सुन लो ध्यान से, पहले समझो। एक तो नदी तंत्र हुआ, इसका मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, वो मैं पहले भेज दूंगा। जब मैं यहाँ उत्तराखंड का नदी तंत्र पढ़ा रहा हूँ तो भारत का नदी तंत्र तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, उसका वीडियो मैं पहले ही भेज दूंगा तुम्हें, या डिस्क्रिप्शन से बना डाल दूंगा वीडियो के। समझ आई बात है? ग्रुप में भी डाल दूंगा, जो मैंने नया ग्रुप बनाया। समझ आई बात है? और बार बार जो सारा पीडीएफ है ना, सब सारा हर उसका सब्जेक्ट का वो पीडीएफ मिलता रहेगा। तुम्हारे पास तो सबके नोट्स है ना, तो ये यूट्यूब वाला देख रहा ना, उसका नोट्स वहीं पे प्रोवाइड होता रहेगा। समझ में ये बात क्या? और यहाँ पढ़ने लाने इतना ही पढ़ लेना बेहतर नहीं होगा जो नोट्स के अंदर मौजूद है। इस क्लास को सुनने के बावजूद तुम्हें कम से कम 2 या 3 वीडियो जाकर यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव वालों के लगाने होंगे। वो मेरा पर्सनली सजेशन है, वो मैं खुद भी करूंगा अगर मुझे पेपर देना होगा। वैसे तो मुझे पेपर देना नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है पेपर देने का। सही, अगर मुझे खुद भी पेपर देना होगा तो मैं खुद भी ऑब्जेक्टिव सवाल देखूंगा। समझ में आया बात? या मैं चाहता था नहीं पढ़ाऊँ, अब इतने लोगों की डिमांड आई गई तो मैं पढ़ाऊंगा ही। 15 दिन तक मैं पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा। अब 15 दिन में आराम से तुम 30 क्वेश्चन आराम से कवर कर ले जाओगे। पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, दुनिया भर के लोग पढ़ा रहे, याद करवाना बड़ी बात है। मैं यहीं कहीं क्लास में रटवा के चला जा रहा। इतने पुराने लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कह रहे आपका पढ़ा हुआ है पता नहीं कैसे याद रह जा रहा। और इतने दिन से हम पढ़ रहे, परीक्षा वाणी को पढ़े जा रहे, ऐसे पन्ने पलटे जा रहे, याद ही नहीं हो रहा। मैंने कहा यही तो हो जादू। सही बात किया, जब हमने तुम्हें पहले ही कहा था क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में, जब नहीं है कोई भाई जी की टक्कर में। समझ बात, हम तो पहले ही बोल रहे थे तुम्हें। इसमें ताली नहीं बजानी, पढ़ लो भाई। नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, उसके बाद कुंड, उसके बाद जलप्रपात। खास देखना, खास मतलब छोड़ना भी कुछ नहीं, समझते हुए भी चलना। और जो कंफ्यूजन है ना, जैसे बुक उठाओगे ना तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। और लेकिन जैसे मेरा नोट्स उठाओगे हो, यो आज भी इसकी इतनी ही रिलेवेंसी। जो इसके अलावा जाकर पढ़ रहा ना, जो बच्चा जिसने इसे नोट्स को छोड़ दिया था, मैं लिख कर दे रहा हूँ गारंटी के साथ, उसके कभी याद हो ही नहीं सकता। अगर उसने याद कर भी लिया दूसरी 3 किताब उठाकर, तो उसके वही याद होगा, वो दूसरे जीएस में जाकर फेल हो जाएगा। इतना ही याद हो सके। इसलिए बहुत साइकोलॉजिकल माइंड से नोट्स बनाया गया था आज से 2 साल पहले। आज भी इसकी रिलेवेंसी इतनी ही बनी, इसने आज भी अपनी जान नहीं खोई नोट्स ने। समझ बात? और तुम इसके अंदर जान डाल दोगे, मुर्दा बना हुआ भले ही, कैसे डाल लोगे? कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने के बावजूद, मेरे समझाने के बावजूद जाकर। पहली बात तो तुम इतना याद कर लो जितना मैं बोल के बताने वाला। नोट्स सामने रखो, जो मैं बताऊं ना लाइन टू लाइन देखते चले जाओ नोट्स के अंदर। समझ में आया बात या? और जो उसके अंदर मैप बने हुए, जरा देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। ऐसा कहीं भी परीक्षा वाणी में कोई मैप नहीं है, किसी भी किताब में कोई मैप नहीं है। सारा अपने खुद का बुद्धि का प्रयोग करके तब बनाया गया पूरा मैप। ही कितनी मेहनत करी गई थी इसमें, ये नहीं पता है। पूरा का पूरा 1 साल लगा था, सो बनाने में पूरा का पूरा। इस नोट्स को बनाने में पूरा 1 साल लगा था। रिलेवेंसी आज भी इसकी इतनी ही है। लेकिन इस नोट्स में भी सारा नहीं पढ़ना, और कभी आने का भी नहीं। जब ये पेपर देने जाओगे ना, हो ही नहीं सकता उत्तराखंड का तुम पेपर देने जा रहे हो और नदी तंत्र का या झील, ग्लेशियर, कुंड, जलप्रपात का सवाल, कम से कम 3 या 4 सवाल मान कर चलिए उस चैप्टर तक। 3 या 4 सवाल, कभी भी एक चैप्टर से सवाल नहीं आते। पढ़ने में लगा हुआ हिस्ट्री, मेरे तो सारे राजा याद हो गए। कर भाई, राजा या बाजा बजा, किसी को कोई फर्क पड़ाई पड़ रहा है? 1 महीना 2 महीना हिस्ट्री पढ़ने में लगाई, जो मेन सिलेबस था उसे छोड़ कर चला गया। समझ में आई बात है? इसे क्या है? कुबुद्धि हो जाना। जब बुद्धि इंसान की भ्रष्ट हो जाए तो यही तो हो जा। सिलेबस तो नू देखना पड़ा, व्हाट इज द मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की मेजोरिटी कहाँ था नंबर पर? नंबर निकालना, या फिर सिलेबस का रट्टा मारना, या फिर समाज सोसाइटी की नजरों महान बनना। देखो मेरे सारा सिलेबस याद होगा उत्तराखंड का, देखो मैंने सारे राजा याद कर लिए। मेरे खुद नहीं याद है, मैं लिख कर दे रहा हूँ। और जितना भी टीचर पढ़ा रहा ना, जितना भी टोटल झूठ बोल रहा, किसी के सारे राजा याद नहीं है। और याद कर लिए ना, वो फिर हिस्ट्री का ही टीचर उत्तराखंड का, उसको इसके अलावा कुछ नहीं आता। यू कड़वा सच, रियलिटी वाला फैक्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें। समझ आई बात? मैं एक टीचर रहा हुआ हूँ तो मुझे पता कितना याद हो सके।
अरे कितना एक ह्यूमन सब यार, सोचो ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ा ये हो कि सब कुछ तुम याद कर लोगे, कुछ भी नहीं है ऐसे थोड़ा ही हो। हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा मैं जब से उत्तराखंड पढ़ा रहा, जब से तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब तो तुम 10वीं 12वीं में खेल रहे होंगे, समझिए, जब से मैं उत्तराखंड पढ़ाना शुरू कर दिया था। और तो मुझे कोई पेपर वेपर नहीं देना था, ना मुझे निकालना था उत्तराखंड का पेपर, मेरे तो लेवल ही नहीं आता हो, मैं तो चलो भाई चलो पढ़ा दो, फिर चलो भाई पढ़ा दिया भाई, समझ नहीं। मेरा यूपीएससी तो मैंने सोचा ही नहीं नीचे कभी भी आज तक, मैं तो पहले ही कहता था, मैंने डिसाइड कर लिया था दूंगा तो यही एग्जाम दूंगा, मुझे जरूरत ही नौकरी क्या पड़ रही थी, उससे ज़्यादा तो मैं घर कमा लेता था। जितने 4 लोग नौकरी में मिलकर कमाते थे ना, इतने मुझे घर से प्राप्त हो रहे थे। 4-5 लोग जो ग्रुप ABC की नौकरी में कमाओगे तुम, समझ में आया बात? या नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, कुंड, जलप्रपात, क्योंकि मैंने मेहनत कर रखी थी, पहले थी बहुत मेहनत करता चला रहा मैं, और आज तक लगातार मैं मेहनत ही कर रहा हूँ, अब तक भी मैं मेहनत ही कर रहा हूँ, ठीक। और मेरा मकसद पता क्या है? तुम्हें सिलेबस को याद करवाना, सारा का सारा याद करना बड़ा जरूरी। पता लग गया ये नोट्स कितना काम का, कैसे कैसे कवर करना, समझ में आई बात? या और मैं कई बार बोल चुका है, बड़े लोगों को हमेशा सुनने की आदत डाल लो। जिस दिन तुम्हारे शिकंजे से, तुम्हारे एरिया से बड़े लोग खत्म हो चुके ना, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व मिट जाने वाला, उस दिन तुम अपने आप से घरना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बड़े लोगों का संपर्क में रहना जरूरी हो। कई बार बोला मैंने, इकोनॉमिक्स की क्लास में कितनी बार समझाया तुम्हें, बड़े लोगों को सुनो, बड़े लोगों को सुननो और लिखने पढ़ने की आदत डालो, वो बहुत जरूरी हो। बड़े लोग बहुत गहरी बात करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं तुमसे। कुछ नहीं है यार, एग्जाम एग्जाम है ये सब, ये बकवास बातें। चुपचाप बच्चा बैठता नहीं पढ़ने के लिए, मैं रियलिटी वाला फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। और वो जो उसका पढ़ने का तरीका गलत है और टीचर का पढ़ाने का तरीका गलत है। मैं कई बार बात कर ली इस पर, पता ही नहीं कैसे पढ़ा रहे। लिखवाने पर लगे यार, लिखवा के क्या कब पूरा हो जाएगा बताओ, कैसे पूरा हो जाएगा लिखवा के? प्रैक्टिकली बहुत एक बार तो लिखवा दो, चलो कोई बात नहीं है। उसे भी लिखवा रहे जो बेचारा कांस्टेबल में बैठा हुआ, अबे नोट्स दे देना सर, पढ़ लगा वहां से बेचारा। क्या उसको आज तक 12 साल तो वो 12वीं पास कर गया, तक लिखना नहीं आया उसको? तो ये तबाह कर दिया बच्चा, लिखवा लिखा के बच्चे। अभी तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को देख रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाना क्या बंद करा, बच्चों ने नोट्स लाकर दिखाया, 3 कॉपी भरवा दी, 5 चैप्टर पढ़ाए फिजिक्स के, 3 कॉपी भरवा दी, कैसे याद कर लगाओ? मैंने कहा बताओ, हम क्या शरीफ हुए, दुनिया ही जालिम हो गई। ये तो वही वाली बात होगी ना, मतलब हमने पढ़ाना बंद कर गया, बच्चों को ही बर्बाद कर दिया है। तो चलो आओ आओ, ठीक, आ जाओ बच्चों, फटाफट निकलना, बहुत फास्ट निकलना। देखो नदी तंत्र लिखा हुआ, पहली बात तो नदी तंत्र क्या हो, एक नदी जा रही है सर, एक नदी इसमें मिलेगी आकर, एक नदी ऐसे मिलेगी, एक नदी ऐसे मिलेगी, एक नदी ऐसे मिलेगी, एक नदी ऐसे मिलेगी। इस पूरे को हम पता बोल लेंगे क्या, नदी तंत्र। और ये सारी नदियां जिस भाग में बह गई ना, उसे बोल लेंगे बेसिन, थाला, थाला, बेसिन। तो पता लग चुका नदी तंत्र क्या हो। इसे बोले रिवर सिस्टम, क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम नहीं, रिवर सिस्टम। याद रहेगी बात ये। 1 मिनट क्लास रोकना जरा। हेलो, चलो आ जाओ, देखो नदी तंत्र होगा, इसमें से क्या, उत्तराखंड का नक्शा देखा होगा। अरे भाई उत्तराखंड की तैयारी कर, उत्तराखंड का नक्शा देखा। उत्तराखंड की जितनी भी नदियां ना ऐसे बहती है दक्षिण की तरफ, ऐसे उत्तर तो दक्षिण की तरफ, और दक्षिण तो बह भाई। देखो 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 उत्तराखंड की नदियों का क्रम क्या, ये भी पूछ लगा उत्तराखंड की नदियों का क्रम क्या। इससे बहुत चीजें समझ में आओ फटाफट। पहला क्वेश्चन देखो, ऊपर क्या है उत्तर, नीचे क्या है दक्षिण, इधर क्या है पूर्व, इधर क्या है पश्चिम। याद रहा ये बात है। तो उत्तराखंड की बहने वाली नदियों का क्रम इधर है, दक्षिण पूर्व की तरफ। ये दक्षिण, ये दक्षिण, ये क्या है पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व की तरफ जितनी उत्तराखंड की नदियां बह वो कभी उत्तराखंड का मैप उठाकर देखना जाकर, सारी नदियां ऐसा बह रही है जाकर, समझा नहीं बात। या तो उत्तराखंड में बहने वाली नदियों का क्रम पता लग जाओ किधर किधर, दक्षिण की तरफ। अगर तुम यहाँ उत्तरकाशी में तो मैंने ठाका फेंक दिया ना तुम, तो यहाँ इधर आकर गिरोगे तुम, उधम नगर की तरफ। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, तुम्हें समझ में आई बात। या ठीक, अगर किसी भी नदी में लागू में तुम छोड़ दूँ, अगर ऊपर तो मैंने तुम्हें फेंका ना, रेडक 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 कहीं जाओगे तुम, उधम सिंह नगर के आसपास ही, वहाँ शारदा नदी में जाकर मिल जाओगे, अगर काली नदी में जाकर। तो पता लग गया उत्तराखंड की जो बहने वाली नदियाँ उनका क्रम किधर है, दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ। याद रहेगी बात है। पहले ही क्वेश्चन था, कभी नहीं पूछने का किसी पेपर में भी, सही पूछ लिया ना, समझ बात है। ठीक, तो सबका सही जाएगा जो एक बार भी उत्तराखंड पढ़ रखा होगा। सबसे शुरुआत यही था ना इसकी। तो कुछ नदियाँ तो दक्षिण में बह, कुछ दक्षिण पूर्व की तरफ बह, तो दक्षिण में और दक्षिण पूर्व की तरफ में। याद रहेगी बात है। ठीक, पहला सवाल थी। अब उत्तराखंड की नदियाँ ना, उत्तराखंड में बहुत सारी नदियाँ, बड़ा कन्फ्यूजन है। मेरे नोट्स ने सारा खत्म कर रखा। 3 भागों में बांट लो पूरे उत्तराखंड की नदियों को। एक तो गंगा नदी तंत्र, जब मैंने कह रहा ना, तो जब गंगा नदी तंत्र की बात कर रहा हूँ, यह नदी जा रही सामने, इसके आसपास नदियाँ मिलेगी। यह मुख्य नदी गंगा, देवप्रयाग के बाद गंगा कह रहा है, यह गंगा नदी, इसमें आसपास जाकर सारी नदियाँ मिल रही ना, तो इन नदियों को गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से जो तंत्र बनना है उसे गंगा नदी तंत्र कहेंगे।
यह मुख्य रूप से गंगा नदी जा रही है, सही बात है। इससे आसपास जो नदी आसमान का मिल रही है ना दाएं बाएं भाग से, तो उस मिला के बनागा गंगा नदी तंत्र। और दूसरे नंबर पर आ गई यमुना नदी। यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर आपस में जिसमें मिलेगी यहाँ से, उन्हें मिलाकर बनागा यमुना नदी तंत्र। एक होगा न्यार नदी तंत्र, न्यार। तो उत्तराखंड की जो नदी तंत्र से कितने भागों में बांट सको? 3। तो 3 भागों में देखो सब लिखा हुआ, देखो यार कितना अच्छा तरीके से समझा रखा है। बेसिन मैंने तुमको बता दिया, बेसिन उस भाग को बोल रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताता हूँ। बेसिन देख, यह नदी बह रही, इसमें एक नदी आई इधर, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था। पूरा का पूरा जो थाला पूरा का पूरा कई किलोमीटर का एरिया का हुआ, इस पूरे थाले को इसे बोल रहे बेसिन। सवाल यूं नहीं पूछता बेसिन क्या हो, ये पूछो मुझे उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा जो नदी का बेसिन है किसका? काली नदी बेसिन। याद रखनी बात है, समझ बात है। उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा जो बेसिन है काली नदी का बेसिन है, समझ बात है। अगर सब तो पूछे सबसे कम जो बेसिन हो किसका? नहीं, वो याद रखना, वो हो न्यार नदी का, न्यार नदी का। दोनों सवाल याद रखने, याद रखिए बात है। काली नदी का जो बेसिन है, काली नदी पता कहां से निकला? कहां से निकला? मिलाम ग्लेशियर से निकलेगी, जो वहां पड़ नेपाल के उसकी सीमा पर पड़ेगा। किसकी सीमा पर? नेपाल की सीमा पर, उत्तराखंड पिथौरागढ़ की सीमा पर पड़ेगा। और वह ना जो काली नदी और उसके नेपाल के अंदर काकागिरी पर्वत पड़ा, और काकागिरी पर्वत के समांतर बहती रहा। इधर यहाँ नेपाल है, नेपाल में काकागिरी पर्वत और नदी ऐसे बह रही हुआ। अभी हम बात करेंगे सारी नदियों की। पहले उन्होंने बताओ उत्तराखंड में बहने वाली नदियों कितने भागों में बांट सको तुम? एक तो गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, नयार नदी तंत्र, नयार नदी तंत्र, काली नदी। अच्छा नयार उसमें ही आ रही है, काली नदी तंत्र बांध लो। हाँ तो 3 भागों में, पहले नंबर गंगा नदी तंत्र, दूसरे नंबर पर जाओ यमुना नदी तंत्र, तीसरे नंबर पर शारदा काली नदी तंत्र। याद रहेगी बात है। आ जाओ उत्तराखंड की नदियों का मैंने मैप बना रखा है, देखो बना रखा नहीं बना रखा है। इसी तरह से डिजाइन करना, कोई परीक्षा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा परीक्षा का डाटा इसके अंदर मौजूद है। जो आगा यूं नहीं है कि जबरदस्ती से पढ़ने में दूसरे पे लगे हुए, आने का ही नहीं सारा। वही 4-5 क्वेश्चन है वो, जो मेन क्वेश्चन वो भी छोड़ दोगे, वो भी छोड़ दोगे उस सारा पढ़ने के चक्कर में, और याद ही नहीं होने का बिल्कुल भी। तो उत्तराखंड का नदी तंत्र 3 भागों में, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र होगा और काली नदी तंत्र होगा। अब गंगा नदी तंत्र को 3 भागों में बांट सकम। उसके बाद हमारा भागीरथी तंत्र, भागीरथी, अलकनंदा और न्यार, समझ में आई बात। उसके बाद काली नदी को बांट सकम कुंठी अंगटी, पूर्वी धोली गंगा, गौरी गंगा और सरयू, और उसके बाद लधिया तंत्र। सारा मैप पर दिखाऊंगा, सारा टोटल, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मैंने पहले भी क्लास ले रखी, देख लो। किस बात पर आ रही, पढ़ी ले पहले, बाद में दांत दिखा लिए। यमुना नदी तंत्र पा जाओ पहले, देखो फटाफट नोट के अंदर खोलो, यमुना नदी तंत्र कहाँ से लिखा हुआ। अब सबसे पहली बात तो ये पूछा तुमसे, ये यमुना नदी, देखो ये वाला मैप दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ये वाला मैप, इसमें मैंने सब जगह चीजें लिख रखी है। देखो यहाँ उत्तरकाशी दिखाई दे रहा है उस मैप में, इस मैप में उत्तरकाशी देखने के बावजूद जरा ध्यान से देखो अच्छे तरीके से, यमुना नदी कहाँ से निकल ली। बंदरपूछ जो दिखाई दे रहा, बंदरपूछ चोटिया, समझ बात किया। बंदरपूछ पर्वत कह दो, और वहां से ना एक ग्लेशियर पड़ा, उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुना नदी कहाँ से निकली? यमुनोत्री ग्लेशियर। और कहाँ से, कौन से पर्वत के पास था? बंदरपूछ। नोट्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है, नोट्स के अलावा मत जाना कहीं भी, याद नहीं होगा तुम्हारे, तबाह हो जाओगे, गलत मार्क आओगे तुम। इस नोट तो सारा सही कर रखाओगे। तो बंदरपूछ के पास चली गई, बंदरपूछ, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ से? बंदरपूछ। अब बंदरपूछ कहाँ पड़े? उत्तरकाशी में। यहाँ नदी निकली यहाँ से, जैसे यहाँ नदी आगे चली गई ना, इसके बिल्कुल ऐसा नहीं बताओ, यहाँ तक ऐसे न कर नदी जा रही है ऐसा करके। तो ये कौन सा भाग हुआ? बायां दायां, ये कौन सा भाग? गुड, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान लगा के साइड से जाकर ना इसके, यहाँ देखो ये ऋषि गंगा नदी निकल रही, ऋषि गंगा नदी बाएं भाग से आकर मिली पहले नंबर पर। जिस स्थान में मिली ना उसे बोले जानकी चट्टी। ये सवाल पूछा जाए जानकी चट्टी कहाँ पड़ेगा? उत्तरकाशी में पड़े। फिर नु पूछे यहाँ कौन सी नदियां मिलेगी आपस में आकर, तो या तुम ऋषि गंगा और यमुना नदी। तो यमुना नदी और ऋषि गंगा जहाँ पर जाकर मिलेगी ना उसे बोलेंगे जानकी चट्टी। मैं गया हुआ यहाँ से, मैंने सब देख रखा है, समझ में आई बात है। आगे चलो यहाँ से देखो, हनुमान गंगा, हनुमान गंगा मिलेगी हनुमान चट्टी पर, हनुमान चट्टी। मैप में तमीज से देखो, ध्यान लगा, दिखाई दे रहा, याद होगा ना। जानकी चट्टी पर कौन कौन सी नदियां मिला? यमुना और ऋषि गंगा। और हनुमान चट्टी पर, और उसके बाद देखो नौगांव, आजा नौगांव, आजा नौगांव। इतना ही याद करना, जो इसके अलावा याद करेगा गया तबाह हो जाएगा, उसका पर्सन गलत, बर्बाद हो रहा हो। उसके बाद आ रही कमलगाड़ गंगा, दिखा दे रही कमलगाड़ गंगा, या कहाँ मिली? नौगांव में। उसके बाद देखो यानी यमुना नदी, यमुना नदी देहरादून में प्रवेश कर जाएगी, दिख रही है यमुना नदी। यमुना नदी जैसे देहरादून में प्रवेश कर जाएगी ना, उसके बाद यह देखो वहां पहुंचेगी कालसी पर, और कालसी के पास पड़े एक डाक पत्थर, दिखाई दे रहा डाक पत्थर।
तो डाक पत्थर है कहां से? देहरादून में। और डाक पत्थर के पास ही ना आसन बेराज पड़, आसन बेराज। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला हूं, आसन बेराज उत्तराखंड का पहला रामसर साइट। रामसर साइट पता क्या हो? आर्द्रभूमि स्थल। आर्द्रभूमि स्थल वो स्थल हो, कौन सा स्थल हो? जहां जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जा। भाई जी जैव विविधता क्या हो? जहां पौधों की जनसंख्या ज्यादा हो, जंतुओं की जनसंख्या ज्यादा हो। जंतुओं में पक्षी भी आ सके, जानवर भी किसी प्रकार का आ सके। तो जहां जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जा और जहां की मिट्टी के अंदर नमी पाई जा, समझ में आता, नमी पाई जा, उसे बोल रहा आर्द्रभूमि। तो आर्द्रभूमि भारत के अंदर, बताओ भारत में वर्तमान समय में कितनी आर्द्रभूमियां? बताओ। 75 रामसर साइट हो चुकी। समझ में बात क्या? एक सवाल और बताओ, चलो बताओ, जो उत्तराखंड के अंदर कितनी रामसर साइट? एक ही रामसर साइट। 21 जुलाई 2020 को, डेट भी याद कर लेना यार, 21 जुलाई 2020 को आसन बेराज, यहीं से बड़े पक्षियों के लिए बहुत फेमस है, विदेशी पक्षी आए यहाँ से। अमूरबाज का नाम सुना है? वो हमारा मेहमान है, वो वहां तो उड़ना स्टार्ट करेगा, ये सुन लो, वहां तो उड़ना स्टार्ट करेगा रसिया के पास तो। और जैसे यहाँ कुछ दिन उठा यहाँ आसन बेराज के अंदर, आसन बेराज कहाँ पड़ा? देहरादून के पास, देहरादून के अंदर। देहरादून के अंदर कहाँ से? डाक पत्थर के पास क्या पड़ा? आसन बेराज। आसन बेराज क्या है? एक प्रकार का रामसर साइट। और रामसर साइट क्या हो? आर्द्रभूमि हो। और आर्द्रभूमि भारत के अंदर टोटल आर्द्रभूमि कितनी? 75। उत्तराखंड में कितनी? 1। वह कब घोषित हुई थी? 21 जुलाई 2020 को। ये नहीं पूछता, ये पूछा जब उत्तराखंड के अंदर एक ही रामसर भूमि, वह भारत की कौन से नंबर की आर्द्रभूमि? और जब भारत में 75 हो चुकी है अब तक लास्ट में, तो बताओ भारत की कौन से नंबर की आर्द्रभूमि? 38वें नंबर की। 38वें नंबर की। याद रहेगी बात? या ये जो छोटे छोटे फैक्टर लिख लेना है, कहीं नहीं मिलने के, तुम साइड में जाकर लिख लेना, बाद में जाकर क्लास देख कर लिख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, पता लग चुका है। अब और भी सवाल पूछता हूँ तुमसे। जब यहाँ मैंने कहा ना मेरी क्लास का नाम है 360 डिग्री, ये भाई जी की क्लास है, पूरा 360 घुमा देगी तुम। अभी तो देखो मैं क्या पढ़ा रहा था, अभी तो मैं नदी तंत्र में घुस रहा था, अब देखो मैं रामसर साइट में घुस चुका। और जो रामसर सम्मेलन है ना, वो होता 2 फरवरी 1971 को। और ये रामसर चिल्ला रहे ना, अरे भाई रामसर ईरान के अंदर एक शहर है, और वहां 1971 में 2 फरवरी को, 1971 में 14 फरवरी को नहीं, 2 फरवरी को, 14 फरवरी सबको याद रहा है तुम? सही बात या वही तुम्हारा विशेष दिन, समझ में आई बात या? तो सुन लो। तो 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? रामसर सम्मेलन हुआ था। और रामसर सम्मेलन में यह कहा गया था कि हमने दुनिया भर की जो आर्द्रभूमियां उन्हें बचाएंगे, क्योंकि आर्द्रभूमि पता क्या कहे जाते थे? आर्द्रभूमि को हम किडनी कहते हैं, किडनी पृथ्वी की। क्या कहते हैं? सही बात। अमेजन के जंगलों को फेफड़ा कहते हैं धरती का। क्या कहते हैं? केकड़ा नहीं, फेफड़ा। समझ आई बात? या अमेजन के जंगलों को फेफड़ा कहते हैं, और किडनी कहते हैं आर्द्रभूमियों को। भारत में कितनी किडनियां? किडनियां का मतलब क्या? आर्द्रभूमियां। यो नहीं सवाल पूछता, ये पूछा उत्तराखंड में कितनी, और वही कौन से नंबर की? वह कब घोषित हुई? बस इसी तो 360 बोल रहा। कौन सा 60? इसका मतलब पढ़ते पढ़ते 360 डिग्री दिमाग घुमा देना। चलो और भी बात करते हैं। चलो बताओ सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में? ये अभी पढ़ गए, अभी यूपीएससी का पेपर देखा है, इनसे बात कर लो। अरे डूब मरो भाई, क्या है कहीं की पढ़ाई कर रहे हो? इतना सही सवाल पूछ लेगा, सही इतना सही सवाल पूछ ले। सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु के अंदर, 16 रामसर साइट, और दूसरे नंबर पर यूपी के अंदर 10 रामसर साइट। समझ नहीं बात? यार नॉलेज तो देखो तुम्हारा, तो क्या नॉलेज है तुम्हारा? तुम्हारा याद क्यों नहीं रहता? अभी तो मैंने अभी पढ़ाता हो, मेरे कैसे हमें कॉपी भी नहीं खोल ली। मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैंने 1-1.5 साल पहले उठाए हो कहीं कॉपी नोट्स। तुम यार कौन सी मिट्टी बने हुए तुम? चलो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो, चलो याद करवा देंगे। अच्छा सबसे ज्यादा रामसर साइट पता लग चुका? कहाँ से? दूसरे नंबर पर एक ऐसा राज्य वहां एक भी रामसर साइट नहीं है। जिन्हें बता दिया ना उसकी पक्का सरकारी नौकरी 100%। वहां नेशनल पार्क नहीं है। राजस्थान में है आर्द्रभूमि, केवलादेश नेशनल पार्क क्या कर रहा है वहां से? हरियाणा कौन बोल रहा है? हरियाणा के अंदर आर्द्रभूमियां है, क्यों नहीं है? उसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर एक भी आर्द्रभूमि नहीं है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया मैंने तुम्हें, समझ गए? चलो अभी देखो हम कहां पढ़ रहे थे? अभी तो हम डाक पत्थर बते, वहां आसन बेराज आया था। आसन बेराज रामसर साइट था। इतनी देर में मैंने रामसर साइट का पूरा टॉपिक क्लियर करवा दिया तुम्हें, समझ गए? इतनी देर में रामसर साइट का पूरा टॉपिक क्लियर करवा दिया। अभी अभी ताजा रामसर साइट जोड़ी गई। कौन से राज्य में जोड़ी गई? 11 रामसर साइट तमिलनाडु में। समझ बात? यार जो नाम तुम्हें नहीं पढ़ा जाना तो चुपचाप तमिलनाडु मार के चले आइयो। मान लो नीचे रामसर साइट कौन से राज्य में, तो चुपचाप तमिलनाडु मार के चले जाइयो, या यूपी में,
क्योंकि यूपी में दूसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ सी? मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर तुम्हारे उत्तराखंड में ही। सही बात है। चलो सारे टाइगर ही तो हैं। हाँ, एक टाइगर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, उत्तराखंड का टाइगर। चलो 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 चलो। हेलो, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? यमुनोत्री ग्लेशियर के पास तक, बंदरपूंछ पर्वत चोटी के पास तक यमुना नदी निकलती है। उसके पास से एक नदी और आती है, दोनों नदी जहाँ मिलती है उसे जान की चट्टी बोलते हैं। उसके बाद आती है एक और नदी साइड से, बाएं भाग से ही, उसे हनुमान गंगा कहते हैं। हनुमान चट्टी मिलती है, नदी आगे बढ़ती है, आसन बैराज के पास जाएगा। आसन बैराज तो पता लग चुका, उत्तराखंड का पैर। 9 गांव में कमल घाट पर मिल गई। उसके बाद आगे चलो, वहां मिलती है कालसी के पास। कालसी क्यों फेमस है पता है ना? अशोक का शिला लेकर, समझ नहीं बात क्या? अशोक का शिला लेकर सबसे उत्तर का भी शिला लेख हुई है। इसके बाद उत्तर में कुछ नहीं है। हेलो, इस शिलालेख पर उसने पता क्या लिखवाया था? अच्छा, अशोक के शिलालेख को सबसे पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, याद है ना? उसके बाद अशोक के शिलालेख। अच्छा, अशोक के शिलालेख की जो भाषा क्या है? ब्राह्मी, खरोष्टी, प्राकृत। ब्राह्मी, खरोष्टी या रामायिक? कालसी शिलालेख की भाषा क्या है? ब्राह्मी, खरोष्टी। सोच लो यार, क्या है? क्या करोगे तुम बताओ? मतलब क्या पढ़ाई करोगे? छोड़ दो ना पढ़ाई। ब्राह्मी, खरोष्टी। बात समझ में आई? मैप समझ में आया? इस मैप को यही नहीं छोड़ देना। अभी यमुना की सहायक नदियां देखने वाले मैप देखेंगे, केवल मैप, ओनली मैप। ठीक, बाकी जो नोट्स पढ़ना चाहता नोट्स पढ़ सकता। मेरे हिसाब से इतना मैप याद होना चाहिए बच्चे को। ठीक है, मैं 360 दिमाग घुमा रहा हूं, तुम्हारा देख लो। उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद यो हमारा ऊपर देखो, यहाँ ये हमारे पास रहा भैया, इसका नाम हमारा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भैया ऊपर जाइएगा, यहाँ दिखाई देगा आपको हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पड़ता है डोगरा कवार क्षेत्र। और डोगरा कवार क्षेत्र ना, वहां से निकलती है रूपिन नदी। और उसके बाद यहाँ से इसी जहाँ देखो, ध्यान लगाकर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर कहाँ पड़ेगा? यही उत्तरकाशी में पड़ेगा। और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के पास से निकलती है सुपिन नदी। बताओ, डोगरा कवार क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। वहां से कौन सी नदी आ रही? रूपिन। और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर कहाँ से पड़ेगा? उत्तरकाशी में। वहां से कौन सी नदी आई? सुपिन। और रूपिन और सुपिन जहां में लगी ना, उस स्थान का नाम है नेटवाड़ा। और नेटवाड़ा पर ही नेटवाड़ा विद्युत परियोजना, वहां पानी रोक कर बिजली बनाई जा रही। और वहां था ना, जैसे तुरंत वहां तक जैसे रूपिन और सुपिन आपस में लगी, तू कौन है जी? मैं तो रूपिन हूँ। तू कहाँ से आई जी? मैं तो डोगरा कवार क्षेत्र से आई। यो कहाँ पड़ता है जी? हिमाचल प्रदेश में पड़ता। तू कौन है जी? मैं सुपिन हूँ। रोबिन नहीं है, सुपिन। सही बात है। मैं कहाँ से आई जी? मैं कांता का लड़का हूँ। अरे यो नहीं है यार, सही बात है। रूबिन हो, रूपिन और सुपिन। सुपिन कहाँ से? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। और दोनों आपस में मिलते हैं तो जो नदी बनती है ना नेटवाड़ा के बाद, उसे बोलते हैं टोंस नदी। ऐसा एक बात बताओ ध्यान से अच्छे तरीके से। टोंस नदी ना, जो टोंस नदी को हम ना, टोंस नदी है जो, टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। और टोंस यमुना नदी के अंदर जितना भी पानी आ रहा है, सबसे ज्यादा पानी इसी के 2/3 जल यमुना का, 2/3 जल टोंस नदी में तो निकल कर आ रहा है। और यमुना नदी, ये टोंस नदी बहते हुए बहुत आवाज करती है, खड़ 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 आवाज करती है। बहुत पत्थर पड़े हुए इसके अंदर, पता लग चुका? टोंस नदी कैसे कैसे मिली हुई? टोंस नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी? रूपिन और रूपिन नदी कहाँ से निकल ली? और सुपिन नदी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर कहाँ पड़ा? उत्तरकाशी में। और जो हमारा डोगरा कवार क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऐसे 2 जिलों के नाम बताओ जो उत्तराखंड की साथ सीमा लगाते हैं? शिमला और सिरमौर। शिमला और आधे किन्नौर भी बता दे, कभी कभी 3 भी बता दे, लेकिन मेरे हिसाब से शिमला और सिरमौर 2 ही जिले ऐसे। सही बात क्या? शिमला और सिरमौर। किताबों में गलत भी लिखा हुआ, कुछ किताबें गलत छाप दो। समझ में आया बात? आगे चलो ध्यान से अच्छे तरीके से। टोंस आई तो टोंस आई कालसी के पास, और उधर से आ रखी थी यमुना। तो टोंस और यमुना दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे से पर्सन हो जाती है। हेलो बहन, तुम कहाँ से आई हो? मैं तो यमुनोत्री ग्लेशियर से आई हूँ। तो मुझे रूपिन और सुपिन ने बनाया है। सही बात, रूपिन सुपिन ने, समझ गए ना तुम? मैं नेटवाड़ा से ये टोंस कहलाती हूँ। हेलो बहन, तुम कैसी हो? कहाँ मिल जाती है? कालसी में।
और कालसी वही स्थान है जहाँ कालसी शिलालेख किसका, अशोक का। याद रहेगी बात यार। चलो, कालसी जो शिलालेख है ना वो अशोक का सबसे उत्तरी शिलालेख है। इसके बाद उत्तर में कोई नहीं है। सबसे दक्षिण में बता दो कौन था। ऐसे सवाल ना पूछेगा आप बीच बीच में, मूड खराब हो जाए हमारा। अरे ये तो 360 डिग्री। सबसे पूर्वी बता दो, सबसे पश्चिम बता दो। तेरे पेपर में पूछने का नहीं है, लेकिन यूपीएससी में पूछ लेगा। सही बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बच्चों की जान लोगे क्या। जैसे ही भाई कालसी शिलालेख के पास ये नदी, यमुना नदी, कालसी टोन्स और यमुना दोनों मिलेगी, और जैसे ही बाहर निकलेगी, बाहर निकल रही है, सहारनपुर के पास स्थान पड़ा ढालीपुर। और ढालीपुर पक्षियों के लिए फेमस है। इतने पक्षी वहां, इतने पक्षी सुबह को उठ के ना तुम्हारे काएं 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 कर ऐसी तैसी कर देंगे तुम्हारे में। समझने की बात है। लेकिन अब ना हमारे पर्यावरण का इतना दोहन हुआ, अब वहां पक्षियों की चहचहाट बंद हो चुकी। बड़ी दुख की बात है यार। बस कोरोना काल में पक्षी दिखाई दिए थे ढालीपुर में, उसके बाद जो पक्षियां अब दिखने ही बंद हो गए। समझ नहीं बात है। ढालीपुर पक्षियों के लिए फेमस है, उसके बाद यह नदी बाहर निकल जाती है। बताओ इतनी बात समझ में आई। यमुना नदी तंत्र समझ में आई नहीं। यमुना नदी फिर आगे चलती है, और यमुना नदी फिर हरियाणा में प्रवेश कर, और हरियाणा में जब से प्रवेश कर देते फिर दिल्ली में प्रवेश करती है, और दिल्ली में प्रवेश करते हुए फिर यह गंगा नदी में जाकर देखो, गंगा नदी में जाकर ना इस तो दाएं भाग से इलाहाबाद में मिलती है। और गंगा और यमुना का संगम होता है, और वहाँ वहीं तो फिर कुंभ का मेला भरता है इलाहाबाद में। 12 साल बाद कुंभ का मेला भरते हैं। याद रहेगी बात या। इलाहाबाद में मिलती है गंगा और यमुना का संगम। कहाँ? इलाहाबाद में। याद रहेगी बात। या थी यमुना की कहानी। ये सवाल पूछता नहीं, आजकल जमाना बदल चुका है। ये पूछा कि यमुना की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है? 136 किलोमीटर। 136 है क्या? हाँ 136 है। अगर पूछा जाना तुमसे यमुना की लंबाई उत्तराखंड में कितनी, तो 136 किलोमीटर। याद रखनी बात है, रट्टा मार लेना सब। यमुना की लंबाई उत्तराखंड में कितनी? 136 किलोमीटर। पता लग चुका। यमुना कहाँ से निकल ली? यमुना नदी बता लो कहाँ से निकल ली? यमुनोत्री ग्लेशियर से। अच्छा, यमुना नदी में यमुना नदी का पानी ज्यादा हुआ कि टोंस नदी का हुआ? टोंस नदी। टोंस नदी दो नदियों से मिलकर बना। नदी का नाम बता दो। जहाँ रूपिन सुपिन मिला उस स्थान का नाम बता दो। नेटवाड़ा। केवल भैया मैप पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, और जो सिंपल फैक्ट है ना वो सब बता दिया जाएगा। अब देखो यमुना की लंबाई 1384 किलोमीटर प्रयागराज तक। यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक 1384 किलोमीटर। ऐसा फैक्ट याद नहीं कर करते। जो याद करेगा बेवकूफ और गधा ही है वो। समझ में आई बात। या अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा हो। हाँ, सहायक नदियाँ मोटे मोटे तरीके से नजर मार लो। ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, बनाड़ घाट, कमल घाट, खातू घाट। जिसमें गाड़ आ रहा ना हो, इसका मैं समझ जाओ सारी सारी यमुना की सहायक नदियाँ। चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी। क्यों नहीं याद करेगा ना? समझ में आई बात है। तो ये मैप समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? यमुना पता लग चुका। यमुना नदी तंत्र खत्म होगा क्या? ठीक। अब इसके आगे ना नोट्स में चेक करोगे तो नोट्स में यहाँ डिटेल से सब लिखवा रखा है। इसमें सब लिखवा रखा है। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने मैप पर समझाया वही सारा लिखवा रखा। समझ आई बात? यार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ गंगा नदी तंत्र पर। पहले ना बताओ यमुना नदी तंत्र खत्म होगा नहीं होगा? और तो गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र, उसके बाद पता काली नदी तंत्र, और खेल खत्म। बस गंगा सारी नदी याद होगी तुम्हारे। बताओ कोई दिक्कत है? अभी मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, बताओ स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर कहाँ पड़ा? वहां तो कौन सी नदी निकला? सुपिन की रूपिन? फिर रूपिन कहाँ से निकला? डोगरा कवार क्षेत्र। डोगरा कवार क्षेत्र कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। कितने जिले उत्तराखंड की साथ सीमा लगा वो? शिमला, शिमला और सिरमौर। याद रहेगी बात यार। अच्छा, अभी रूपिन और सुपिन जहाँ मिले उसका नाम क्या है? वहां नेटवाड़ा जल विद्युत परियोजना भी है। अब यमुना के अंदर जितना भी पानी, उसमें ज्यादातर पानी कहाँ से आ रहा है? टोंस नदी से। 2.5 गुना जल गिरा रही। समझ यही बात, याद रखना बात है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा यूँ बताओ मुझे, करे अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम बताया था देहरादून के अंदर जहाँ मिला कालसी पर डाक पत्थर के पास। समझ यही बात है, डाक पत्थर के पास मिला, वहाँ एक आर्द्रभूमि है। क्या नाम है उसका? आसन बेराज। आसन उत्तराखंड की एक ही आर्द्रभूमि। क्या नाम है उसका? आसन बेराज। ऐसी क्यों चीज? आर्द्रभूमि पता लग गया क्या हो? वहां की मिट्टी में नमी होगी। आर्द्रभूमि को क्या कहते हैं? पृथ्वी की किडनी। इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं इसे। याद रहेगी बात। पूरे भारत में कितनी आर्द्रभूमियां? 75। अब 80 हो जाने वाली। याद रखना बात। 80 हो जाने वाली है। 75 आर्द्रभूमियां। और आर्द्रभूमि जो सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन जिसे कहते हैं, वो कहाँ हुआ था? ईरान में। ईरान के शहर है रामसर है। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। याद रहेगी बात। यार तब से ही कहा गया था कि जहां भी किसी भी दुनिया के अंदर जहां भी ऐसे क्षेत्र होंगे जहां की जैव विविधता ज्यादा हो, उसे बचाने के लिए पूरी दुनिया सामने आगे एक साथ सब उसे पैसा देंगे बचाने के लिए, नई नई परियोजना चलाएंगे। उसे रामसर साइट कह दे हम। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है तक?
तो उत्तराखंड में भी एक रामसर साइट कब घोषित हुई? 21 जुलाई। समझ नहीं बात, कोरोना चला गया था, तो कोरोना की पहली वेव थी, उस भारत में ज़्यादा असर नहीं डाला था, उस टाइप की बात है, तब भी मैं से पढ़ा रहा था। समझ नहीं बात है। उसके बाद आगे चलो, अब मैंने तुम्हें बताया भारत का ऐसा राज्य का नाम बताओ जहाँ एक भी रामसर साइट नहीं है। कर्नाटक। और जहाँ सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, समझ नहीं बात है। और जहाँ दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रामसर, यूपी। याद रहेगी बात है, ठीक। उत्तराखंड में एक ही है, और उत्तराखंड में जो एक है कौन से नंबर की? यही तो याद करवाना मुझे, यही तो याद करवाना, इसे तो 360 बोलते हैं। बस खेल खत्म, छुई मुई। आओ गंगा नदी तंत्र। हेलो गंगा नदी तंत्र, भाइयों बहनों इधर देखो। हेलो गंगा नदी तंत्र, ध्यान से सुना। देखो जल्दी मैप खोलो गंगा नदी तंत्र का, अभी गंगा नदी तंत्र में आगे लगा देने वाले हम। अच्छा गंगा नदी यमुना से कहाँ मिलेगी? इलाहाबाद में। वहां क्या मिलेगा? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला। अच्छा भारत में 4 जगह भरे, बता दो कहाँ कहाँ भरे, बता दो। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद। कितने होंगे? तो हर 12 साल बाद आओ कुंभ, तो 4 या 12, 4 साल बाद एक जगह जरूर आ जाता होगा। सही बात, हर 4 साल बाद एक स्थान में जरूर कुंभ का मेला आता होगा। अच्छा कुंभ का मेला जो वो ना पता कहाँ से विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो? यूनेस्को। यूपीएससी ने पूछ रखा था सवाल, यूपीएससी ने पूछ रखा था। 2012 में घोषित करा मैंने कुंभ के मेले को ना, 2012 में शामिल करा था मैंने। अभी हमने ताजा ताजा गरबा शामिल करा, गरबा शामिल करा। हाँ गरबा शामिल करा, गुजरात का, गुजरात का जो गरबा, गरबा पिक्चर भी बनाई गई है। किसी कौन सी पिक्चर में दिमाग से निकल लिया, चलो बाद में बताऊंगा तुम्हें। पहले होता चंदू चैंपियन मूवी कैसी लगी तुम्हें? मजा आया कि नहीं आया? गजब है कि नहीं? चलो एक मूवी और दिखाने वाला हो रहा हूँ तुम्हें मैं, लेकिन पहले स्कंदगुप्त पढ़ाना। कल को सुबह को यूपीएससी का जो मेन सिलेबस है उस तक में भटकना नहीं बिल्कुल भी। यूपीएससी का वो जो स्कंदगुप्त पढ़ाना, हिंदी लिटरेचर की क्लास सुबह को ही होगी। समझ नहीं बात है, नहीं तो मार मिलेगी बढ़िया वाली टॉप की। ठीक, ज़्यादा खुश मत हो बिल्कुल भी से पढ़ कर, समझ में आ बात है। इसे तो मैं वैसे याद करा दो, चलता फिर तो कुछ भी नहीं है। आगे तो चल तो देख तो चलो तुम, आगे चलो। देखो यहाँ सब बच्चा पहुंच जाओ, एक काम करो इस मैप के अंदर पहुंच जाओ, गंगा नदी तंत्र के अंदर। गंगा नदी तंत्र को भैया 3 भागों में बांट सको। एक का नाम है भागीरथी उपतंत्र, एक अलकनंदा उपतंत्र, एक न्यायनंदा तंत्र। अगर तुम्हें से समझना तो चुपचाप पहले अलकनंदा पे चले जाओ। कौन सी नंदा? अलकनंदा कहाँ पड़ती? चमोली के अंदर। तो अलकनंदा पता कहाँ से निकलती है? निकलती सतोपंथ ग्लेशियर तक, सतोपंथ ग्लेशियर। और यह कहाँ से पड़े? बद्रीनाथ में। जय बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कहाँ से पड़े? सतोपंथ पता लग गया? सतोपंथ एक प्रकार का ग्लेशियर है, वो बद्रीनाथ के पास पड़ता, वहां से नदी निकलती है। इस नदी को विष्णु गंगा कहते हैं। यस विष्णु गंगा। इस विष्णु गंगा को आज बाद में देखो यहाँ धौली गंगा भी निकल के आ रही है, एक पश्चिमी धौली गंगा। और ये निकली पता का धौलागिरी के कुन्नूल श्रेणी तक। जितना मैप के अंदर है इतना ही याद होगा, इससे ज्यादा याद नहीं होता बच्चों के। जो मैप है ना सिर्फ वो सबसे मेन सोर्स है, उसे चुपचाप याद कर लो, चुपचाप जाओ, सवाल टिक करके चले जाओ। इस तरीके का सवाल समझ में एक बात है, डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज। तो धौलागिरी, हेलो देखो धौलागिरी लिखा हुआ नहीं, तो 2 नदियां बताई मैंने तुम्हें। अभी पहले मैं अलकनंदा उठा रहा हूं, तो अलकनंदा पता कहां से? यहां से निकल ली देखो बद्रीनाथ तक। बद्रीनाथ के पास क्या? सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर कहां पड़ा? चमोली के अंदर। बद्रीनाथ भी कहां से? चमोली में। उसके बाद देखो यहां से कुन्नून श्रेणी से पश्चिमी धौली गंगा निकल ली नहीं, पश्चिमी धौली गंगा निकल रही, तो ये निकल जो जहां दोनों पहली बार मिलेगी ना, ये मिलेगी पहली बार विष्णु प्रयाग में। ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, पूछेगा तुमसे। पंच प्रयाग में सबसे लास्ट में उत्तर में ये विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम हो, कई बार पूछ रखा है। सही बात है। एक तो पश्चिमी धौली गंगा बोल लेंगे सर, एक तो पश्चिमी धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। याद रहेगी बात है, पूछूंगा भी, याद रखना, भूल मत जाना, बिल्कुल भी भूल मत जाना गुजरा जमाना। याद रहेगी बात है। तो बताओ विष्णु प्रयाग के अंदर किन 2 नदियों का संगम हो? पश्चिमी धौली गंगा और विष्णु गंगा। याद रहेगी बात। नदी फिर आगे बढ़ी तो जैसे पश्चिम विष्णु प्रयाग के बाद तुरंत इसे अलकनंदा कहते हैं हम। क्या बोल देंगे? अलकनंदा। और अलकनंदा के पास यहाँ साइड में देखो बिल्कुल यहाँ त्रिशूल, त्रिशूल लिखा हुआ, त्रिशूल पर्वत चोटी। और त्रिशूल पर्वत चोटी बताओ कौन से जिले में पड़ा है? चमोली के अंदर ही पड़ा त्रिशूल पर्वत चोटी। याद रखनी बात। या यहाँ नंदाकनी, यहाँ तो निकलती है नंदाकनी नदी, और नंदाकनी मिल जाती है नंद प्रयाग में। याद रहेगी बात। या दोबारा फिर मैं रिवीजन कर पा रहा हूँ। सतोपंथ ने बताओ कहाँ पड़े? पहले तो बताओ क्या है वो ग्लेशियर? कौन सी नदी निकली वहां से? विष्णु गंगा। पश्चिमी धौली गंगा कहां से निकली? कुन्नून श्रेणी, कुन्नून।
ठीक है, धौलागिरी श्रेणी भी कह सकते हैं। कौन सी नदी निकली? धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा बोलना। दोनों मिल जाएगी, किस स्थान में मिलेगी? नदी आगे बढ़ी तो उसका नाम क्या कहलाया? अलकनंदा। उसके बाद त्रिशूल पर्वत चोटी होगी, त्रिशूल पर्वत चोटी के पास नंदा घुंटी होगी, नंदा घुंटी के पास से नंदाकनी निकलती है, नंदा घुंटी के पास से क्या निकल? नंदाकनी। मैप में साफ लिखा हुआ, ये यूट्यूब वाला भी साफ साफ देख लियो भैया, ठीक है, इसके बिना नहीं कुछ भी होने का। समझ में ये बात? या क्या कहने की कोशिश करी जा रही? नंदाकनी निकल गई, ये कहाँ मिली? नंद प्रयाग में। आगे बढ़ाओ धीरे धीरे से, ये मिलेगी फिर कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर तो ऐसा वन ठेले को टाना नड़ा, ऐसे पिंडारी नदी। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पड़े? बागेश्वर में। कौन सी नदी आई? पिंडारी नदी। कहाँ मिलेगी? कर्णप्रयाग में। अब बताओ, 3 प्रयाग मैंने तुम्हारे याद करवा दिए। सबसे ऊपर कौन सा था? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम हो? पश्चिमी धौली गंगा और दूसरी गंगा कौन थी? और विष्णु गंगा। याद रहेगी बात क्या? तो उसके बाद बताओ, नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम हो? एक अलकनंदा तो ऊपर तैयारी है, और नंदाकनी। अब बताओ, नंदाकनी कहां से निकल ली? नंदा खुंटी के पास था। नंदा खुंटी कहां से? त्रिशूल पर्वत चोटी के पास। अरे त्रिशूल पर्वत चोटी है कहां सी? चमोली के अंदर। याद रहेगी बात या कोई दिक्कत? चमोली की एक खास बात है, बता दूंगा। चमोली का जनघनत्व ज्यादा कि उत्तरकाशी का जनघनत्व ज्यादा? कम किसका? दोनों में उत्तरकाशी। वहां 41 लोग रहे, और यहाँ सबसे कम उत्तरकाशी का जनघनत्व। चलो, उसके बाद अगर देखो, पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर है ना, पिंडार लेते हुए, पिंडे मारते हुए, सही बात या? सही बात या? पिंडार लेते हुए ऐसा करके कौन सी नदी जा रही? पिंडारी। और कहाँ मिल रही? कर्णप्रयाग में। तो कितने प्रयाग है मैंने याद करवा दिए तुम? तीनों के तीनों प्रयाग है। अभी जो 3 प्रयाग है, ये भी सवाल पूछा हुआ। हेलो, ये भी सवाल पूछा हुआ, इसमें तो कितने प्रयाग चमोली के अंदर मौजूद है? ऊपर के भी जो 3 प्रयाग पढ़ाए ने, ये तीनों तीनों चमोली के अंदर मौजूद है। इतना बताओ, इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? मैप में देखते ही सब समझ में आ जाएगा तुम। उसके बाद साइड में जाओ, इधर थोड़ा सा मैप पर थोड़ा सा इधर जाओ। जैसे इधर जाओगे ना, यहाँ केदारनाथ लिखा हुआ। अरे भाई, केदारनाथ तो बहुत फेमस है, सब केदारनाथ का स्टेटस लगा कर रखा। और जो केदारनाथ, उसके पास एक ग्लेशियर पड़ा, उसका नाम है चोराबाड़ी ग्लेशियर। अच्छा, नु बताओ, केदारनाथ जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है, केदारनाथ पहले नु बताओ कौन से जिले में? रुद्रप्रयाग में। और कौन सा ग्लेशियर है यहाँ से? चोराबाड़ी ग्लेशियर। और चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक श्रेणी पड़े, पर्वत श्रेणी, उसका नाम मंदाचल पर्वत श्रेणी। अब मंदाचल पर्वत श्रेणी से निकलती मंदाकिनी नदी, जो कि बहुत शांत नदी, जरा सा भी आवाज नहीं करती। नहीं तो किसी नदी के पास तक गुजरोगे ना तुम, इसका मतलब इसका मतलब ढाल में बह रही है अभी। अगर कोई नदी ना आवाज नहीं कर रही, इसका मतलब उसने अपनी घाटी को काट कर इतना गहरा कर दिया, वह शांत हो चुकी है बिल्कुल। इसलिए मंदाकिनी नदी बहुत शांत नदी, और मंदाकिनी नदी ने अपनी घाटी को काट कर बहुत गहरा कर दिया। जब वो नदी अपनी घाटी को काट कर गहरा कर दे ना, फिर वह आवाज नहीं करती बिल्कुल भी। समझ बात है? जो नदी साइड में बह रही है ना, बिल्कुल भी वह तुम समझ जाओ, ऊपर ढाल में आ रही है और तुरंत आवाज करेगी। वह कहीं भी पहाड़ों की नदियाँ देख लो, ऊपर से नीचे को आ रही है ना, आवाज करेगी, पता लग जाए आगे आसपास पानी है। लेकिन मंदाकिनी नदी के पास को तुम चलते हो, पता नहीं लगने का तुम्हें कि यहाँ पानी है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी घाटी को काट कर गहरा कर लिया। अब मंदाकिनी नदी पता कहाँ मिलेगी जाकर? मंदाकिनी नदी पता कहाँ मिलेगी जाकर? रुद्रप्रयाग में मिलेगी। और किस तरह मिलेगी? अलकनंदा से। तो मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में पड़ेगा, और रुद्रप्रयाग में पड़ेगा। अच्छा, रुद्रप्रयाग की विशेषता कल मैंने तुम्हें बताई थी। रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या ना, रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या ना। सबसे जनसंख्या कहाँ सी? हरिद्वार में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ सी? रुद्रप्रयाग। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ सी? देहरादून में। सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ सी? रुद्रप्रयाग में मौजूद है। समझ गए? जहां तेजी के साथ लिटरेसी रेट बढ़ा है। सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे हैं हरिद्वार के, सारे अनपढ़ हरिद्वार में बस रहे। समझ गए? चलो ये बात बताओ, समझ में नहीं आई कि नहीं आई? कितने प्रयाग पढ़ ले हमने? 4 प्रयाग। ऊपर के जो 3 प्रयाग, सबसे ऊपर कौन सा प्रयाग आता है? विष्णु प्रयाग। दूसरे नंबर पर दिमाग पर जोर डाल लो, फिर नीचे कर्णप्रयाग, फिर आया रुद्रप्रयाग। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रुद्रप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम हो रहा है? अच्छा, कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम हो रहा है? ऊपर तो आ रही है अलकनंदा, नीचे आ रही पिंडारी नदी। यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर कौन से जिले में पड़ा?
बागेश्वर की एक और विशेषता, बागेश्वर ऐसा जिला जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण की तरह लोग रहते हैं। ऐसे जिले का नाम बताओ जहां शहरीकरण सबसे तेजी के साथ हुआ। देहरादून, अर्बनाइजेशन तेजी के साथ हुआ। और दूसरे नंबर पर हरिद्वार हुआ, सही बात है। फिर तीसरे नंबर पर नैनीताल हुआ। ठीक, ऐसे ही तो पढ़ाई होगा, इसे तो बोलते हैं कौन सा 60। आगे चलते C60, पहले बोलना C60। अभी थोड़ी देर पहले भैया एक बात बताओ, देख लो, गंगोत्री ग्लेशियर भी है एक। गंगोत्री ग्लेशियर पता कहां पड़ा? वो पड़ा उत्तरकाशी। एक हो खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर पता कहां पड़ा? टिहरी में पड़ा। तो खतलिंग ग्लेशियर तो नहीं गलेगी, भिलंगना, लंगड़ी नहीं, भिलंगना। तो नहीं बात यार, थोड़ा तमीज तो सीख लो, मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी किसी को यार। कोई फिजिकलिटी से पहले भी हो सका ना, मतलब। तो लंगड़ी कहां नहीं, भिलंगना कहां से निकलेगी फिर यार? इस मसलने वाली क्या बात है? भिलंगना कहां से निकलेगी? खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर कहां से? टिहरी के अंदर, याद रही बात। या टिहरी रियासत बहुत फेमस थी, सुन लो। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री से निकल रही भागीरथी। भागीरथी और भिलंगना जहां मिलेगी उस स्थान का नाम है गणेश प्रयाग। ठीक है, इसे ना पुराना टिहरी बोलते थे, गणेश प्रयाग को। कौन सा टिहरी? ये पूरी तरह पानी में डूब चुका। जब यहाँ टिहरी बांध बनाया गया, पूरा गणेश प्रयाग पूरी तरह पानी में तराई तरह हो चुका। बहुत नुकसान हुआ यहाँ तक। सुंदर लाल बहुगुणा कहता कहता मर गया। अरे भाई से हटा लो हटा लो हटा लो, इनके कान पर जू नहीं चली। अब पता, भूकंप के 5 बड़े जोन क्षेत्र, भूकंप जो डेंजरस जोन, जहाँ बनना नहीं चाहिए कुछ भी, जहाँ औद्योगिक गतिविधियां होनी चाहिए, फिर भी जान पूछ के इन्होंने इसी जोन में बनाया, डेंजरस जोन में। जिस दिन भी टिहरी बांध टूट गया तो पूरा दिल्ली तबाह हो जाएगा। पूरी यमुना में पानी पानी होगा, सही बात। या पूरी गंगा में पानी पानी बह रहा होगा, सब तबाह हो चुका होगा, याद रखना बात। या इसलिए तुम भी तबाह हो चुके होंगे, सब जाओगे तुम। क्या बचेगा? बस देहरादून का ISBT वाला इलाका, वहां पैसे पानी कमाओगा। इतना तुम वहां पहुंचेंगे, यहाँ तक पानी आ चुका होगा सारे में। चलो उसके बाद चलो यहाँ देखो, टिहरी बांध बना हुआ। ये भी सवाल पूछा हुआ, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ? एक तो भिलंगना, एक भागीरथी। सही बात यार, आधे लोग तो भागीरथी भी बोल दे, लेकिन सही उत्तर भागीरथ भिलंगना के संगम पर बना हुआ बिल्कुल टिहरी बांध, उनकी बिल्कुल मुंह पर बना हुआ। तो टिहरी बांध, उसके बाद अगर चलो वहां तो निकलेगी जो भागीरथी भिलंगना जहाँ मिल जाएगी, उसके बाद नहीं भागीरथी बोल लेंगे। और भागीरथी की ना, कुछ लोग तो बताओ, भागीरथी तो भागीरथ नाम के एक ऋषि थे, उनकी जटाओं से निकली थी। हाँ, जो भागीरथी है उनकी जटाओं से निकली थी। समझ बात है, उन्होंने तपस्या करी थी बैठ के। यहाँ से गंगा प्रसिद्ध हुई थी। हाँ, भागीरथ नाम के एक ऋषि थे, मैं आगे भी पढ़ाऊँ सुबह। भागीरथी देखो, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम पूरे भारत में ही सबको फेमस है। जब भारत में कोई एंट्री मारा ना, पहाड़ों पर चढ़ेगा, सबसे पहले अपनी गाड़ी रोक के यहाँ जरूर देखेगा, यह जा रही भागीरथी, यह जा रही अलकनंदा, फोटो खींच लो, हेलो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत बड़ा काम कर लिया, पढ़ाई वगैरह थोड़ी बहुत ही। देखो भागीरथी, और सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, भागीरथी हुई और कौन सी? अलकनंदा। जिस स्थान में मिलेगी उसका नाम है देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद एक नई नदी का जन्म होगा, उसको कहते हैं गंगा माँ। और मोदी जी पता क्या कहते हैं अपने आप को? मैं गंगा पुत्र हूं। और बनारस के अंदर गंगा का पता हाल क्या हो रहा है? बछड़े भी उसमें तैर रहे। सही बात दिया, नाले भी जो कंपनी के उसमें खोल रखे केमिकल वाले। अब रिपोर्टर पता क्या पूछ रहे हैं मोदी जी से जाकर? आप तो गंगा पुत्र हो, गंगा का क्या हाल कर दिया अपनी मां का तुम ना। सही बात दिया, इसलिए बनारस के लोगों ने वोट नहीं दिया बिल्कुल भी। बनारस के लोगों ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया। मोदी जी 1,45,000 वोट लगभग। हेलो, मोदी जी की नीति खार होगी। अगली बार चुनाव लड़ेंगे ना मोदी जी, हार जाएंगे वहां से। भागीरथी होगी। तो अभी मैंने 5 प्रयाग बता दिए तुम्हें। देव प्रयाग मुझे बता दो कौन से जिले में पड़ा? सोच लो, टिहरी में पड़ा देव प्रयाग। इसी के पास एक राम लक्ष्मण का मंदिर है देवप्रयाग के पास ही। क्या नाम है उसको बता सको? उस नंबर मंदिर का नाम लक्ष्मण जी का मंदिर है, बहुत फेमस है देवप्रयाग के पास।
देवप्रयाग में कौवे दिखाई नहीं देते। अच्छा अच्छा, देवप्रयाग के अंदर ना भागीरथी और अलकनंदा जैसी आपस में आकर मिलेगी, इनका पानी बड़ा साफ है और लोग यूं कहा ऐसा लगे मानो सास बहू गले मिल रही हो। क्या मिल रही हो? गले मिल रही हो। मैं कई बार देख चुका, मैं समझ में आई बात है। ठीक, किसे पता होगा? पहले बताओ, गंगा नदी तंत्र समझ में आ गया? हेलो, गंगा नदी तंत्र समझ में आ गया? ठीक, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जा। मैं रिलेटिव वाला बात बता रहा हूँ तुम बच्चा इसमें कंफ्यूज हो दम तोड़ दे, उसकी याद ही नहीं रहता। अब मैं रिलेटिव वाली बात बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई याद नहीं करने का। और जिसके अलावा याद कर रहा है ना, मेरी बात लिख लो, वो जीएस का सिलेबस खो रहा अपना, उसका तबाह हो रहा है जीएस का सिलेबस, फिर नहीं आता नंबर बिल्कुल भी, इतना ही याद नहीं होता बच्चों। नेक्स्ट 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 यहां देखो, उसके बाद आ जाओ न्यार नदी। न्यार नदी लगी सतपुली से, सतपुली अस्पताली कहां पड़ेगा? पौड़ी के अंदर। कहां पड़ेगा? बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सतपुली। एक पूर्वी न्यार, एक पश्चिमी न्यार। और पूर्वी न्यार निकलेगी दूधा तोली श्रृंखला के पास तक, दोनों आपस में मिल जाएगी ना, तो इसे बोलेंगे न्यार नदी। और न्यार नदी जहां मिलेगी जिस स्थान पर जाकर, उस स्थान का नाम है फूल चट्टी। ये पूछा हुआ कई बार कि फूल चट्टी पे किन दो नदियों का संगम हो। अब देखो, देवप्रयाग के बाद यह अलकनंदा नहीं है, अब इसका नाम गंगा बन चुका है। तो गंगा और न्यार नदी जहां मिलती है पहली बार आकर, उसका नाम है फूल चट्टी। और सवाल यही पूछेगा, गंगा का और न्यार नदी का संगम कौन से स्थान पर हो? फूल चट्टी। उसके बाद आगे देखो, यहां से देखो, यहां से एक और नदी आ रही है, यहां से इसके ऋषिकेश में देखो, चंद्रभागा नदी। और चंद्रभागा नदी पता कहां से आ रही? देहरादून से। कहां से आ रही? देहरादून। कुछ लोग ऋषिकेश को देहरादून में मान लो, आधा हिस्सा उसका देहरादून में हुआ, आधा है हरिद्वार में चला हुआ ऋषिकेश का। समझ की बात है? ऋषिकेश का जो आधा हिस्सा वो तो देहरादून में, कुछ हिस्सा है यहाँ से इसमें हरिद्वार में। देखो, चंद्रभागा नदी निकल रही है यहाँ तक। चंद्रभागा नदी जहां मिलेगी ना, उस स्थान का नाम है ऋषिकेश। चंद्रभागा और कौन सी? गंगा। तो गंगा और चंद्रभागा नदी यहाँ पास में मिल जाएगा, उसका नाम है ऋषिकेश। और यह नदी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और जैसे यह नदी आगे बढ़ेगी ना, तो वहां से आगे राय वाले गए तुम, जो राय वाले जाकर ना, तो राय वाले में वहां एक नदी जाओ, और उसमें बड़े बड़े के लोग नहावो। हमारे गाँव के लोग यहाँ माता पूजन जावो, सही में ट्रक भर भर कर। समझ बात या झोटा बुग्गी में। देखो ध्यान से सुनो, उसके बाद तो राय वाला में आएगा ना, राय वाले में ऊपर तो गंगा नदी आ रही, गंगा नदी आ रही, सिसवा और वाल्दी दोनों मिलकर ना एक सोंग नदी बना हुआ है। ये भी पूछा हुआ पेपर में, मतलब सिसवा और जो वाल्दी है किसकी सहायक नदी है? सोंग की। और ये दोनों मिलकर बनाएंगी सोंग नदी। और जो सोंग नदी ना, ये मिल जाएगी राय वाला में। कहाँ मिल जाएगी? राय वाला। जैसे आगे बढ़ोगे ना तुरंत, तो उसके बाद आगे जा जाएगी हरिद्वार में। तो गंगा नदी कहाँ पहुंचेगी? हरिद्वार में। तो एक बात बताओ, राय वाला में किन दो नदियों का संगम हो? रैप्टे इतने बनवा याद रखोगे, एक तो होगी सोंग का और एक गंगा का। काजल ने पूरी आंख खोल रखी, रंग से देख लो। बताओ करेक्ट, ऋषिकेश में किन दोनों नदियों का संगम हो? चंद्रपाल नहीं है, चंद्रभागा हो। ये नहीं कह रहे चंद्रपाल और इंद्रेश, इसकी मम्मी का पापा का नाम ले रहे। फूल चट्टी बताओ, फूल चट्टी में फुल्लू, फुल्लू और पिंटू। देख, फुल्लू पिंटू का नाम ले लेकर मोटर एकदम खुश हो जा पूरी पूरी। बात ना करो, चलो तो इन हेलो बात ना करो। न्यार नदी पता लग चुका, न्यार नदी और गंगा नदी फूल चट्टी नामक स्थान। देवप्रयाग में बताओ किन दोनों नदियों का संगम? देवप्रयाग पर भागीरथी नंदा, मोदी की तरह न बोल रहे हैं यहाँ से। रुद्रप्रयाग में टेलीप्रोम्प्टर लगाना पड़ेगा क्या? रुद्रप्रयाग में किन दोनों नदियों का संगम हो? कर्णप्रयाग में, नंद प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में। जो बोल नहीं रहा पाप चढ़ा उसे कभी याद नहीं होने का, देखना बात क्या। अब उल्टे सवाल पूछे जाते हैं तुमसे, जरा नोट्स की तरफ मत देखना बिल्कुल भी, अभी पता लग जाएगा कि तरह तुम्हारा डेमो क्या हुआ। जरा मुझे ये बता दो, तुम सोतोपंत ग्लेशियर कहाँ पड़ा? ये नहीं सवाल पूछ रहा मैं, ये पूछ नहीं रहा मैं, सही बात है। जो सोतोपंत ग्लेशियर पड़ा वो कौन से गांव के पास पड़ा? बहुत फेमस है, लास्ट गांव हो, चमोली का लास्ट गांव हो, भारत का लास्ट गांव हो। समझ की बात है।
सतोपंत के पास पड़ता है एक गांव माणा। बताओ त्रिशूल चोटी कहाँ पड़ती है? त्रिशूल चोटी चमोली के अंदर मौजूद थी। अच्छा बताओ उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नहीं ये नहीं पूछ रहा मैं, ये तो सबको बताओ। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, लंबाई कितनी उसकी? 78-17। ये नहीं पूछना मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कामेट। अब कामेट की लंबाई बताओ मुझे कितनी? ये तो पूछा पेपर में आजकल, पता कर काटा। अच्छा बताओ अगर एक मंदाकिनी नदी कौन से ग्लेशियर से निकल ली? चोराबाड़ी ग्लेशियर कौन से जिले में पड़ा? रुद्रप्रयाग में। याद रहेगी बात? या मंदाकिनी नदी कौन सी पर्वत श्रेणी से निकल ली? मंदाचल पर्वत श्रेणी। खतलिंग ग्लेशियर कौन से जिले में पड़ा? खतलिंग ग्लेशियर तो कौन सी नदी निकला? बिलंगना। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर था बिलंगना में भागीरथी कहाँ मिलेगी? पुराना टीरी बोल लो उसे, डूब चुका वो पूरा का पूरा। क्यों डूबा? टीरी बांध बना दी। टीरी बांध के चक्कर में कौन मर गया? वही कौन है? वही तो ऐसा बता रही जैसा तेरा चाचा था वो। सवाल मेरा यूं नहीं है, मेरा सवाल है ही नहीं हो। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, हेलो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हेलो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जरा मुझे ये बताइए हेलो कि गंगा की लंबाई उत्तराखंड के अंदर कितनी? गंगा की लंबाई 196। यमुना की कितनी बताई थी मैंने अभी? गंगा की लंबाई उत्तराखंड में कितनी? अच्छा गंगा की लंबाई भारत में कितनी? 25 तो बहुत फेमस है। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी बता दो कौन सी? क्या ये? दूसरी पूछ रहा है, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी 1465। सही बात है, ये तो होगी भारत की, ये तो होगी भारत की। ठीक, जब मैं यहाँ उत्तराखंड की पढ़ा रहा हूँ ना तो चुपचाप जाकर भारत की पढ़ लेना, और मैंने सारी पढ़ा रखी, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, समझ नहीं बात है। चुपचाप पढ़ लेना सारी भारत की नदियां जाकर, सब पढ़ा रखी मैंने। और सुनो जरा एक बात बताओ, हेलो सुनो सुनो सुनो, उत्तराखंड के अंदर गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। और जो नोट्स आने में रहा हो, एक बार सर मैप देखने के बावजूद, वो मैप देखना ज्यादा, और एक बार इसकी रीडिंग मान लेना अच्छी तरह। अभी सवाल को ये पूछा जा, जो माँ गंगा ना, माँ गंगा को मानव जीवित मानव का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित कर रखा है सर, राष्ट्रीय नदी घोषित। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करा था, वो कब करा था? 4 नवंबर 2008 को। याद रहेगी बात? या 4 नवंबर 2008। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम? चलो बाकी तुम्हें पढ़ने की इच्छा हो, हेलो बाकी तुम्हें और भी डिटेल से पढ़ना हो तो मेरे नोट्स के अंदर बहुत भर भर कर लिखा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट एक पेपर निकालने के लिए, समझ गए? काली नदी पर जाओ, काली नदी तंत्र ये रहा, काली नदी तंत्र देखो, काली नदी तंत्र, बात ना करो प्लीज। अब काली नदी तंत्र पर जाओ भैया। देखो काली नदी कहां से निकल रही। अभी मैं तुम्हें उत्तराखंड का मैप दिखाता हूं, उत्तराखंड की जितने में दिया है मैप में, सारी मैप में बना रखी। देखो ये मैप कितना जरूरी है, देखो सारी नदियां एक ही मैप पर आ जाने वाली। और ये उत्तराखंड का मैप देखोगे ना, सारी नदियां उत्तराखंड के एक ही मैप में चली आई, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी। सब कुछ नाम भी लिख रखे, कौन सी कहां से निकली आगे चली जाएगी। इतना बेहतरीन नोट्स, जरा देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, समझ नहीं बात है, कितनी मेहनत कर रखी थी। देखो देखो यहाँ साइड में नेपाल है, यहाँ देख लो, इस साइड में नेपाल है, इधर ये पिथौरागढ़ हुआ, यहाँ देखो ये साइड में नेपाल हुआ,
फिर पिथौरागढ़ हुआ, पिथौरागढ़ के पास यहाँ काला पानी नामक स्थान पड़ा, यही पड़े लीपू लेक दर्रा, ये तो बड़े लीपू लेक दर्रा। और लीपू लेक दर्रे के पास यही तो मानसरोवर की यात्रा पर जाया जाता नहीं जाता। इस मानसरोवर की यात्रा पर जब जाया तो जाओ भूले जा, लीपू लेक दर्रे के पास ना एक स्थान पड़ा काला पानी नामक स्थान। और काला पानी नामक स्थान वही है जो भारत का और नेपाल का विवादित इलाका, यही एक लिम्फुथिरा नदी पड़ा, लिम्फुथिरा नदी पड़ा, उससे इधर का क्षेत्र हम वो उनके एरिया में चला जा, वे कह इधर का क्षेत्र हमारा, हम कह हमारा इनका, तो हमें से लेकर से विवाद रहा। अब न काला पानी नामक स्थान तो जो नदी निकल लिया, देखो ब्लू कलर की दिखा रखी, इस नदी का नाम है काली नदी, काली नदी, काली नदी। वैसे से पहले पवित्र नदी बोलते थे बहुत, समझ में बात है। काली नदी तो काला पानी नामक स्थान से निकलती है। पहला सवाल यही है, जो काली नदी कहाँ से निकलती, काला पानी नामक स्थान से। काला पानी नामक स्थान कहाँ पर, पिथौरागढ़ में, समझ में बात है। और वहाँ से कौन सा दर्रा, लीपू लेक दर्रा। दर्रा क्या हो, जो पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया जा, या नदी खुद रास्ता बना दे, सही बात है, जिससे तुम पास हो सकते हो। और इसे पास भी क्या हो, दर्रा कह दो, पास कह दो, या रास्ता कह दो, जो पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया जा, वो पहाड़ को नदी भी काट सके, मनुष्य भी काट सके, समझ में आई बात है। तो काली नदी पता लग चुका। तो काली नदी के बाद ना यहाँ साइड से देखो आगे एक जास्कर श्रेणी के पास तक एक नदी निकलेगी, उसका नाम है कुंठी आंगटी, लिखा हुआ कुंठी आंगटी। एक कुंठी आंगटी कहाँ से निकलती है, वहीं से निकलती है, पिथौरागढ़ से ही, जास्कर श्रेणी से निकलती है। और जिस स्थान में मिलती है ना, देखो यहाँ मिलती है कुंठी आंगटी, देखो कुंठी आंगटी जास्कर श्रेणी से निकलती है। पहले नंबर पर तुमसे ये सवाल पूछा जाएगा, अच्छा ना बताओ बाएं भाग में मिल रही, दाएं भाग में मिल रही है, दाएं भाग पर, दाएं भाग हो तो सवाल पहले नंबर पूछा जाएगा, काली नदी की सबसे पहली दाएं भाग पर मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी, उसका नाम है कुंठी आंगटी। इतना भी सवाल पूछा गया, कुंठी आंगटी कौन सी नदी की सहायक नदी, काली नदी की, यमुना नदी की, गंगा नदी की, इनमें से कोई नहीं, आंध्र काली नदी की। ऐसे भी सवाल पूछे हुए, ठीक, तो पता लग चुका। उसके बाद देखो काली नदी आगे बढ़ेगी, काली नदी आगे बढ़ी, जिस स्थान में पड़ी उसका नाम क्या है, खेला। देखो काली नदी आगे बढ़ी ना, जैसी गोवान लिखा हुआ, गोवान खंबा लिखा हुआ, गोवान खना, गोवान खना के पास तो पूर्वी धौली गंगा निकलती है। एक पश्चिमी धौली गंगा निकली थी वहां, या पूर्वी धौली गंगा, या निकली जिस स्थान में मिलती है पूर्वी धौली गंगा और काली नदी, उसका नाम है खेला। पूछा जा सका खेला कहाँ पड़े हो, पिथौरागढ़ वही है, ठीक। बताओ जो पूर्वी धौली गंगा कहाँ से निकल ली, गोवान खना। उसके बाद अगर देखो मिलाम ग्लेशियर पड़ रहा है, मिलाम ग्लेशियर। अब बताओ मिलाम ग्लेशियर कौन से जिले में पड़े हो, पिथौरागढ़ में। तो मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर वही है, याद रखना बात है। कुमाऊं का, हाँ कुमाऊं का, अगर उत्तराखंड का पूछा तो गंगोत्री है, अगर कुमाऊं पूछा कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन था तो मिलम ग्लेशियर ही, याद रही ये बात है, ठीक। आगे चलो, मिलम ग्लेशियर तो कौन सी नदी निकल रही, ये निकल रही, क्या नाम है उसका, गौरी गंगा। क्या नाम है, गौरी गंगा। जिस स्थान में मिली उसका नाम है जोलजीवी, जोलजीवी। दोबारा फिर बताने जा रहा हूं मैं, पहले तुम बताओ मुझे काली नदी कौन से दर्रे के पास से निकला, स्थान का नाम बताओ। काली नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी, कुंठी आंगटी कहां से निकल ली, जास्कर श्रेणी से, याद रहेगी बात है। उसके बाद यह नदी आगे मिलेगी, नु बताओ काली नदी जाकर जिससे मिलेगी उसका नाम कौन सी नदी, खेला पर कौन सी नदी मिलेगी, पूर्वी धौली गंगा। उसके बाद जोलजीबी में कौन सी नदी मिलेगी, काली नदी होगी और गौरी गंगा होगी। गौरी गंगा कौन से ग्लेशियर से निकल ली, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन था, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री ग्लेशियर में गंगोत्री नेशनल पार्क। चलो बताओ उत्तराखंड के अंदर कितने नेशनल पार्क, बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं, 3, 4, 5, 6। उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा, यही है गंगोत्री नेशनल पार्क। और 4 नेशनल पार्क, 5 बताओ। बताओ उत्तराखंड के अंदर कितने नेशनल पार्क है, एक काम करना कमेंट करके बताना मुझे, देखता हूँ, ठीक। तो एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, देखते हैं क्या करते हैं तुम। और ये बताना सबसे बड़ा कौन सा नेशनल पार्क होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, समझ नहीं बात है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, पूरे भारत में 106 नेशनल पार्क, हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, 106। अभी ताजा ताजा जोड़ा गया है एक नेशनल पार्क, पता सबसे लास्ट बार कौन सा जोड़ा गया था नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर। अभी एक की डिमांड चल रही है और जोड़ने की,
ये पता करके बताना तुम मुझे। नेशनल पार्क की पूरी जानकारी चाहिए मुझे उत्तराखंड के नेशनल पार्क की। मैं तो उत्तराखंड की बता रहा हूँ, पूरे भारत की लेकर ये जानकारी। सारे नेशनल पार्क नहीं पढ़ते, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, सबसे पहला कौन सा, ये समझ गए। ठीक, ऐसा कौन सा जिला जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, जिला नहीं कह रहा, ऐसा कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क? बता दो। और ऐसा एक राज्य का नाम बताओ जहाँ एक भी नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब के अंदर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। ऐसे राज्य का नाम बताओ जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क। सोच लो। महाराष्ट्र, सोच लो, अब भी मौका। महाराष्ट्र ही है, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश। आगे चलो, देखो जोलजी पता लग चुका। जोलजी में कौन सी दो नदियों का संगम होगा? उसके बाद आगे चलो ध्यान से, पंचेश्वर नामक स्थान पर देखो जाए कौन सी नदी मिली। सरमूल क्षेत्र, सरमूल तो निकलेगी सरयू, निकल रही सरयू। उसके बाद एक डोबरा श्रेणी तो निकलेगी गोमती, ये मिल जाएगी कहाँ सी? बागेश्वर में। पहले उनका सरमूल कहाँ पड़ेगा? सरमूल, सरमूल कौन से जिले में पड़ेगा बताओ जल्दी फटाफट, देते स्पीड। कौन सी नदी निकलेगी वहां से? सरयू नदी। फिर वहां पड़ेगी डोबरा श्रेणी, वहां तो निकलेगी गोमती, गोमती ये कहाँ मिलेगी? बागेश्वर में। यह नदी फिर आगे बढ़ेगी, इसका नाम है सरयू नदी। सरयू जा रही है आगे धीरे धीरे दिया। फिर साइड से एक नदी और आगे इसमें, उसका नाम है पेन्नार, पन्नार बोल लो जिसम, एरा पन्नार नदी। उसके बाद ऊपर से आ रही पूर्वी रामगंगा, आ रही पूर्वी रामगंगा। बताओ पूर्वी रामगंगा कहां से आ रही? कहां से? बागेश्वर से और पिथौरागढ़ की सीमा से आ रही। उसके बाद पूर्वी रामगंगा। अब बताओ उसके बाद ये दोनों नदी कहां मिलेगी? रामेश्वर में। कहां से मिलेगी? रामेश्वर। रामेश्वर कहां पड़ेगा? पिथौरागढ़ में। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ेगी, नाम है सरयू, कहां मिलेगा? पंचेश्वर में। और पंचेश्वर में पंचेश्वर परियोजना बना रखी है बनाया। और जो पंचेश्वर परियोजना है ना, यह नेपाल और भारत की संयुक्त विद्युत परियोजना है, बिजली बना रहे हैं मिस्टर, समझ गए? ठीक, उसके बाद आगे बढ़ो, गजारक क्षेत्र से आ रही लद्या नदी। कौन सी नदी? किस स्थान में मिलेगी? चूका स्थान पर लिखा हुआ। यह नदी फिर आगे चली जाएगी, उसका नाम है टनकपुर। टनकपुर के बाद इसे लोग शारदा कहते हैं। पहले तो काली कह रहे, अब से क्या कहते हैं? शारदा। नेपाल में लोग इसे शारदा के नाम से जानते हैं। शारदा आई, शारदा आई। कौन आई? ये पूरा मैप हमारे पास मौजूद है पूरी नदियों का, जो बहुत मेहनत के साथ बनाया गया। सही बात देखिए कितनी मेहनत कर रखी पूरे नोट्स के अंदर। अगर सारी चीज़ मैप में दर्शाई गई, और मैप पर देखो कि जल्दी याद होगा। ठीक है, इस रामायण को पढ़ने से बढ़िया मैप पर देखो ज़्यादा, सब चीज़ें मैप पर समझ। उसके बाद ना तुम क्या करना, एक रीडिंग मान लेना इसकी जरूर। मेरी पर्सनली रिवाइज 10 मिनट लगी रीडिंग मारने में इसकी। एक बार मैप देखा, मैप पर देखा, मैप पर देखा, रीडिंग, मैप पर देखा, रीडिंग मारते चले गए इसकी। बताओ यहाँ तक समझ में ही नहीं आई। कल को हमारा क्या रहेगा? मैंने कहा था 2 पार्ट बनाऊंगा इसके। तो नदी तंत्र तो आज खत्म हो चुका उत्तराखंड का। ठीक, कल को हम झील, ग्लेशियर, कुंड, जलप्रपात समेट लेंगे सब उत्तराखंड के, जितने इंपॉर्टेंट है। इतने ही पढ़ना जितना तुम याद कर सको। देखा मैंने कितने नदी तंत्र पढ़े आज हमने? उत्तराखंड के सारे नदी तंत्र हमने खत्म कर लिए, और एक रीडिंग मारने इनकी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? सारा समझ में आ रहा? पता लग चुका? ये तो सब समझ 15 दिन, हार्डली 15 दिन का खेल है। इस तो फालतू का खेल नहीं है इसका। जो बता रखा था ना, ये सब बता रहे याद नहीं होता, वो याद करना ही नहीं यार। तुम सवाल उठा के देखो ना, तुम बेसिक सवाल गलत कर रहे हो इसका। वो पढ़ रहे ये वो फलाना ढिमका, पढ़ो फालतू की नदियाँ, वो सबका गलत हो यार। जो बाहर से वो सबका गलत हो। तुम 2-4 क्वेश्चन के चक्कर में भी गलत कर जाओ जो आते थे क्वेश्चन, जो बेसिक हो तुम्हारे याद है नहीं। समझ आई बात यार? इसे घर जाकर रिवीजन करना। इससे पिछले वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर का, मैं 3 चैप्टर का मैं कल को सुनूंगा, तो याद रखना बात यार। और लगभग 3 जिले और पढ़ गए। जितना जिला पढ़ोगे ना, इतना ही तुम्हारा नॉलेज ब्रॉड होती चली जाएगी, और दिमाग 360 घूमेगा। जब हम पढ़ाई कर रहे हो दिमाग 360 घुमा दो, नंबर जल्दी आ जाएगा। समझ गए? दिमाग को कैसे घुमाना? 360। अपने दिमाग को 360 चारों दिशा में दौड़ा दो दिमाग को। आज के एपिसोड में तो नहीं, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।